नमस्कार। कौन सी भाषा? हिंदी? क्या तुम बांग्लादेश से हो? इन्हीं सवालों को पूछते पूछते कुछ लोगों ने एक दलित व्यक्ति राम नारायण बघेल को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने शव देखकर ये बयान दिया कि अपने पूरे करियर में उन्होंने कई पोस्टमार्टम्स किए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को इतनी बेरहमी से घायल नहीं देखा। उनके मुताबिक राम नारायण के शव में कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां चोट न लगी हो। आप सोच सकते होंगे कि इतनी क्रूरता क्यों? क्या वजह थी कि अनु, प्रसाद, मुरली, आनंदन और विपिन ने राम नारायण के साथ इतनी बेरहमी दिखाई? ये घटना 17 दिसंबर को केरल के पलक्कड़ जिले में हुई। 31 साल का राम नारायण बघेल वहां अपने भाई से मिलने महज 4 दिन पहले ही पहुंचा था। वो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला शख्स था। उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 बच्चे हैं। राम नारायण काम की तलाश में केरल अपने भाई के पास पहुंचा था, लेकिन काम पसंद नहीं आने के कारण अपने घर वापस लौटना चाहता था। केरल उसके लिए एक नई जगह थी, इसलिए वो रास्ता भटक गया और वालियार पुलिस स्टेशन के एरिया में पहुंच गया। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में पंचायत सदस्य शिवरामन के हवाले से बयान दिया गया है कि राम नारायण को कथित रूप से एक महिला के थैले में झांकते हुए पकड़ा गया था। बाद में महिलाओं ने शोर मचाया और कुछ लोग वहां पहुंच गए। इन लोगों ने राम नारायण को सुनसान इलाके में ले जाकर पूछताछ की और उसे घंटों तक पीटा। किसी दूसरे लोगों ने इस मामले में कोई दखल नहीं दी। पंचायत सदस्य ने बताया कि राम नारायण ने कुछ भी नहीं चुराया था। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और राम नारायण को पलक्कड़ जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। राम नारायण ने अस्पताल के स्टाफ को जानकारी दी थी कि उसे भीड़ ने चोरी का आरोप लगाकर इतना पीटा था। एफआईआर के अनुसार डॉक्टर ने जानकारी दी कि राम नारायण को काफी चोटें आई थी। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। मृतक के भाई शशिकांत ने केस को मॉब लिंचिंग के कानूनों के तहत दर्ज करने और एसआईटी के गठन की मांग की है। साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस अपराध की कड़ी निंदा करते हुए राम नारायण की हत्या को प्रगतिशील केरल के लिए राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना बताया और कहा कि ऐसे अपराधियों को प्रगतिशील समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने विशेष जांच दल के गठन की और मुआवजे की भी घोषणा की। वहीं इस मॉब लिंचिंग के आरोपियों में से कुछ आदमी दूसरे केस में भी आरोपी है। भीड़ हत्या के मामले के चंद दिनों बाद ही देश में ऐसी ही एक और वारदात हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मुस्लिम युवक को ओडिशा के संबलपुर में भीड़ ने बांग्लादेशी होने के शक में पीट कर मार डाला। काम की तलाश में 20 वर्षीय शेख जुएल राणा पड़ोसी राज्य में गया था। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए जुएल की मां नजमा बीबी ने बताया कि जुएल की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो बंगाली बोलता था और एक मुसलमान था। जुएल की मां ने बताया कि जुएल के सपने थे, वो अपनी बहनों की शादियां करवाना चाहता था और एक घर बनाना चाहता था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। नजमा बीबी की शिकायत के अनुसार 24 दिसंबर को करीब रात 8:30 बजे कुछ लोगों ने जुएल और उसके साथियों पर बंगाली बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए हमला किया। उन्हें लोहे की स्टिक और धारदार हथियारों से पीटा गया। इस भयावह हमले में जुएल की मौत हो गई और उसके 2 सहकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस केस को मॉब लिंचिंग के आरोप के साथ दर्ज किया है। ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक इस मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया कुछ यूं थी कि कुछ स्थानीय लोगों ने जुएल और उसके साथियों से बीड़ी मांगी। बातचीत धीरे धीरे विवाद में बदल गई। प्रवासियों से आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया और बाद में ये झगड़ा हिंसक हो गया। ओडिशा के आईजी ने भी इस मॉब लिंचिंग के सांप्रदायिक और भाषीय विवाद होने की बात से इनकार किया है। हालांकि पुलिस के इस एंगल को उस ठेकेदार ने झुठला दिया जिसने जुएल को काम पर रखा था।
उन्होंने बताया कि पुलिस का दावा पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने कई लड़कों को वहां काम करने के लिए भेजा था, लेकिन इन आरोपियों ने उन्हें बांग्लादेशी बताया और ये लोग स्थानीय आरएसएस के सदस्य थे। उन्होंने ठेकेदार से भी आधार कार्ड मांगा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस मॉब लिंचिंग की आलोचना की है और इसे बंगालियों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा करार दिया है। भीड़ हत्या का ये मामला न ही हमारे देश में नया है और न ही किसी बंगाली भाषियों पर हुए हमले का पहला किस्सा। मॉब लिंचिंग की ये दोनों घटनाएं भी उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है जिनमें बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों पर अक्सर हमले रजिस्टर होते रहते हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर कई सवाल सामने आते हैं, लेकिन इनमें से जो एक अहम सवाल है वो ये है कि इन मॉब लिंचिंग के पीछे का कारण क्या है। किन वजहों से बंगाली भाषियों पर ये हमले किए जा रहे हैं। हिंदुत्ववादी और चरमपंथियों के मन में एक धारणा है कि कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो सीमा पार से आकर हमारे देश में बस जाते हैं और यहाँ अवैध कामों में जुट जाते हैं, जैसे कि चोरी, बलात्कार और अन्य ऐसे आपराधिक मामले। हालांकि ये आरोप कितने सच है ये हमारे देश का प्रशासन और न्यायपालिका साफ कर सकते हैं, और वो भी पुख्ता सबूतों और आंकड़ों के आधार पर। लेकिन इससे उलट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले लगातार चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के मन में घुसपैठिए शब्द को इम्प्रिंट कर दिया। लोगों के मन में कथित रूप से घुसपैठिए की एक धारणा बनाई गई जिनके अनुसार वो गैरधर्मी यानी हिंदू नहीं है और सीमावर्ती इलाकों पर बसे थे, खास करके बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में। बस बार बार कहे जाने वाला झूठ जैसे सच बन जाता है, वैसे ही बिना साफ शब्दों और सबूतों के अभाव में ये बातें लोगों के मन में घर कर गई। इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने एक डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की जो कथित रूप से उन घुसपैठियों से हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में मदद करेगा। हालांकि फिर एक बार उन्होंने इस बारे में ना ही कोई मास्टर प्लान जारी किया और ना ही आंकड़ों के आधार पर कोई जानकारी दी, और इन लंबे भाषणों के कारण भारत की जनता में घुसपैठिए की एक छवि बन गई। संभवतः ये छवि इन मॉब लिंचिंग के लगातार बढ़ रहे हमलों के लिए जिम्मेदार हो सकती है।